कंसेप्ट कौन सा है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसका बेसिक जो है वो आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया कि ये थ्योरी दी क्यों है और इस थ्योरी के मेन पॉइंट क्या है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल और लिजेंड में कौन सी बॉन्डिंग है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग किस किस के बीच में? मेटल एक पॉइंट चार्ज हो गया पॉजिटिव और लिजेंड को मान लिया नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, तो नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। वो न्यूट्रल होगा तो फिर पॉजिटिव की तरफ जो है मेटल जो पॉजिटिव पॉइंट है उसकी तरफ नेगेटिव पोल होगा उसका। न्यूट्रल है तो डाइपोलर होगा मीनिंग ये। तो आज पढ़ेंगे हम कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, बहुत बार आया है +2 एग्जाम में, दो नंबर का आता है। ये CFSE कैलकुलेशन करने के लिए भी आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए भी आता है। मेन तो ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आया है। मीनिंग टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ CFSE। फुल फॉर्म क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ octahedral complexes तो octahedral complexes के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थी उसमें 2 ऑर्बिटल ऊपर थे, 3 ऑर्बिटल नीचे थे। जो D का सबसेल था उसके ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए थे, जिसमें से DXY, DYZ, DZX नीचे रह गए थे और DX² -Y² DZ² ऊपर चले गए थे। ठीक है, और इनके बीच में क्या था? बैरी सेक्टर था जिसके अलोंग एनर्जी जो है 0 थी। ठीक है, और ऊपर वाले की एनर्जी कितनी इंक्रीज कर गई थी? +3/5 दैट इज 0.6 डेल्टा O। और नीचे वाले की एनर्जी कितनी स्टेबलाइज कर गई थी? डिक्रीज कर गई थी -2/5 यानी कि -0.4 डेल्टा O। ठीक है, तो इन्हीं से निकालेंगे हम जो ये 3 ऑर्बिटल का सेट है, इन्हें कहते हैं T2G, और जो 2 ऑर्बिटल्स का सेट है दैट इज EG। ठीक है, EG और T2G के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजिंग एनर्जी बोलते हैं उसे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 जो भी होंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, फिर ऐड कर देंगे उसको। जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो CFSE आ जाएगा। यही कैलकुलेट करना है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो फॉर्मूला होगा -0.4x + 0.6y, जिसमें x का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल। T2G लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन है
वो x है, और y का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी लेवल, इजी लेवल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी लेवल। तो फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन, अब D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो हमें पता है भी अहूबा प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीन रूल हम लगाते हैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हुए, जिसमें से अहूबा प्रिंसिपल ये कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले में भरे जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि ऊपर की तरफ एनर्जी इनकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज कर रही है इनकी। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो T2G में जाएगा, ठीक है, इसमें गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी T2G1, ठीक है। अब T2G1 में, T2G में जो इलेक्ट्रॉन है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, X से। पुट करेंगे यहाँ पे CFSE बन जाएगा इसके लिए -0.4 मल्टीप्लाई 1, 0.6 मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस के 0.4 डेल्टा। यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई। पहली कि जो CFSE के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखनी आ गई, ठीक है। D1 के लिए जो CFSE कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखनी आ गई। दूसरा CFSE कैलकुलेट करना भी आ गया, माइनस के 0.4 डेल्टा O। उसी तरीके से और D2 कॉन्फ़िगरेशन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नेक्स्ट में जाएगा, क्योंकि तीनों की एनर्जी इक्वल है तो पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, फिर बाद में देखेंगे क्या होएगा। तो क्या पड़ेगी भी T2G2, T2G में 2 इलेक्ट्रॉन है, CFSE कैलकुलेट करेंगे -0.4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 0 -0.8 डेल्टा, ठीक है। और क्या स्टैंड करता है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल, कि ऑक्टाहेड्रल के लिए कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद 4D3 कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा भी, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगी T2G3 और CFSE कैलकुलेट करेंगे -0.4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 0, तो -1.2 डेल्टा, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए 1.2 -1.2 डेल्टा होगा। उसके बाद बात आती है D4 की, यहाँ से थोड़ा कंसेप्ट अलग हो जाएगा। D4 में क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या ऊपर जाएगा, उस बात का कंफ्यूजन दूर करना है, ठीक है। अब देखो अगर इनके बीच में गैप है ज़्यादा, डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको ऊपर जाने के लिए, इसलिए वो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको रिलेट करते हैं VBT थ्योरी से जो पहले पढ़ाई है मैंने आपको। VBT में आउटर डी ऑर्बिटल लेते थे, इनर डी ऑर्बिटल लेते थे, ठीक है। इनर डी ऑर्बिटल कब लेते थे, जब लीजेंड क्या होता था, स्ट्रोक। आउटर डी ऑर्बिटल कब लेते थे, वीक होता था। इसी तरीके से इसको तो मान लो आउटर डी ऑर्बिटल, इसको मान लो इनर, ठीक है। और अब चौथा इलेक्ट्रॉन मैंने कहा नीचे आएगा। क्या कंडीशन है चौथे इलेक्ट्रॉन नीचे आने की, कि इनके बीच में गैप क्या है, ज़्यादा है। और इनके बीच में गैप ज़्यादा किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग लीजेंड की वजह से। बताया था मैंने पिछले लेक्चर में
कि अगर इनके बीच में गैप ज़्यादा और कम जो है वो डिपेंड करता है कि लिजेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। लिजेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इनके बीच में गैप भी ज़्यादा है। अब लिजेंड स्ट्रॉन्ग है, गैप ज़्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर इजी लेवल में जाने के बजाय नीचे आ जाएगा। अगर लिजेंड वीक है तो उस केस में चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, आउटर डी ऑर्बिटल। समझा की बात? तो अगर इलेक्ट्रॉन इनर मतलब इसमें जा रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन T2Z में जा रहा है, तो मतलब कि वो लो स्पिन में रह गया, हाई स्पिन में नहीं गया, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये बात VBT में रह गई थी बतानी। देखो 3-4 बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। लिजेंड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उनके बीच में जो है EZ और T2Z के बीच में गैप क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा तो इसका मतलब वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो लो स्पिन में रह गया, तो वो क्या बना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब आपसे कोई पूछ ले कि ये कंपाउंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो आपके दिमाग में फट दे से आ जाना चाहिए कि लिजेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लिजेंड स्ट्रॉन्ग है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो यानी कि कितना समझ आ गया? राइट कर दिया। कंप्लीट है ना ये? देखो भी फोर D4, ठीक है, फॉर D4 D4 में दो केस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिजेंड हो सकता है और वीक हो सकता है। तो D4 फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड और वीक फील्ड लिजेंड।
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाएगा, बैक गैप ज्यादा हो जाएगा इसमें, तो इसमें बढ़ेगा T2G4Eg0। ठीक है, CFSC की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगी ये बढ़ेगी। तो फॉर वीक फील्ड लिजेंड में चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा क्योंकि गैप कम होगा, तो वहां बढ़ेगी T2G3Eg1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर ये है तो CFSE क्या आएगा इसके लिए, CFSE क्या आएगा, माइनस 0.4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 0, तो ये आ जाएगा -1.6 डेल्टा O। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, -0.4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 1, तो माइनस के आएगा 1.2 प्लस 0.6, तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस के 0.6 डेल्टा। ठीक है, उसके बाद फॉर D5 क्या बनेगा, T2G5। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ और पांचवा यहाँ, ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है उनके बीच में, और Eg क्या हो जाएगा 0, तो -0.4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 0, तो ये आ गया माइनस के 2.0 डेल्टा O। और यहाँ क्या बनेगा, T2G3Eg2, तो CFSE क्या बनेगी इसकी भी, -0.4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 2, जो बनेगा -1.2 प्लस 1.2, कितना आएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से 6 आ जाएगा, वैसे करना है आपने। और अब इसमें एक बात और समझो, ज्यादातर क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के क्या देते हैं, यहाँ वो लिख देंगे डेल्टा O ग्रेटर देन P, यहाँ लिख देंगे डेल्टा O लेस देन P। P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी, पेयर होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो। अब यहाँ पे क्या है, देखो दो चीजों से समझोगे इसको, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे भी, बस यही बात समझने की है, बाकी इजी है कि अगर पेयरिंग, यहाँ पे क्या पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब पेयर होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए। अब कम चाहिए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया, 3 से 4 कर दिया, 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर कर दिया। यहां पर पेयरिंग एनर्जी क्या हुई, डेल्टा O से ज्यादा हुई, इसका मतलब है पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयर होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, इतनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसलिए इजी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। लेकिन यहाँ से इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पेयरिंग एनर्जी कम ज्यादा, आप इस पे फोकस करोगे, P को छोड़ दो, डेल्टा O ज्यादा, तो यहाँ पे डेल्टा O भी तो ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल्टा O ज्यादा है ना। अब डेल्टा O अगर ज्यादा है तभी तो इलेक्ट्रॉन नीचे रह गया, यहाँ डेल्टा O कम है, तो इसका मतलब है डेल्टा O अगर कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत बार आया है, इस बेस पे पूछा जाता है, डेल्टा O ग्रेटर देन P, ये कंडीशन बता दी जाएगी और कह दिया जाएगा D4 है, उसकी SFSE के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उस SFSE निकालो। ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा और ये भी लिखना पड़ेगा। क्लियर हुई बात ये। अब देखो इसमें ये नहीं बनाना आपने भी, ये नहीं बनाना, मतलब कि एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, उस तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखो 4-5 बातें लिंक हो गई, क्या क्या लिंक हुई बात, लिजेंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिजेंड, स्ट्रॉन्ग लिजेंड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन
नीचे रह जाएगा, नीचे रहेगा तो इसका मतलब है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, इलेक्ट्रॉन नीचे रह गया तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। उसके बाद डेल्टा ओ यहां पर क्या हो गया, ज्यादा हो गया पी से। ठीक है, अब इसके साथ साथ ना दो बातें हो सकती हैं कि अगर ऐसा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, नीचे आएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे तो इसका मतलब है या तो वीक पैरामैग्नेटिक हो जाएगा या डायमैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक करैक्टर किसकी वजह से होता है कॉम्प्लेक्स का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पर अगर लीजेंड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर होते चले जाएंगे, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे या बचेंगे ही नहीं। मान लो 6 होता, D6 होता तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते, तो इसका मतलब फिर डायमैग्नेटिक हो जाता। तो यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, डेल्टा ग्रेटर देन P है, तो या तो आइदर कॉम्प्लेक्स इज वीक पैरामैग्नेटिक, वीक पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। अच्छा, वीक फील्ड लीजेंड में सारी बातें इससे अपोजिट हो जाएंगी। वीक फील्ड लीजेंड है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। डेल्टा ओ लेस देन पी है यहाँ पे, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होने के चांस ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होने के चांस ज्यादा है। तो डिफरेंस भी पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक चीज और, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, D2sp3 और यहाँ क्या बनेगी, sp3d²। तो सारा कंसेप्ट ये अच्छे से समझ में आ गया। CFSC निकालना, वीक फील्ड लीजेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड, डेल्टा ओ ग्रेटर देन P, डेल्टा ओ लेस देन P, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए CFSC के अकॉर्डिंग।
अब देखो कलर के लिए एक्सप्लेनेशन है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ज़्यादातर कलर्ड होते हैं, तो उसको भी इसीलिए एक्सप्लेन किया था, वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, लिमिटेशन थी उसके अंदर। इसी के लिए एक्सप्लेन करते हैं। explanation for the color of complexes का कलर पहले थोड़ा सा समझ लो। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सही कलर है वो हमें वाइट लाइट में ही दिखाई देता है। तभी आपने देखा होगा कि जो कपड़े की दुकानें होती है ना, कितनी लाइटें लगी होती हैं वहाँ वाइट कलर की, कलरफुल लाइटें नहीं होती हैं कि कोई कस्टमर अगर रात को भी आ जाए तो उनको सही कलर दिखाई दे उसको, जो भी चीज़ ले रहा है। तो वाइट कलर में हमें पता है कि सारे के सारे कलर होते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पे वाइट लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस वाइट लाइट में से किसी एक पार्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो किसी एक पार्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन जो भी हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। और हमें पता है कि हायर एनर्जी लेवल जो है अनस्टेबल होता है, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन रहेगा बिल्कुल कम टाइम के लिए, वापस जंप करके वो अपने लेवल पे आएगा और अपने अंदर से एनर्जी निकाल देगा। तो जो एनर्जी अपने अंदर से निकालेगा वो एक उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, तो उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कोई ना कोई उसका कलर होगा। अब कोई ना कोई का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, कि अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें से कम एनर्जी वाली वेवलेंथ निकलेगी। अगर कम एनर्जी वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें से ज़्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ निकलेगी। आपने +1 में विबग्योर का पैटर्न पढ़ा था। वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होती है रेड कलर की और सबसे कम होती है वायलेट कलर। तो अगर वो रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो निकलने वाला जो कलर होगा वो कैसा होगा, वायलेट, इंडिगो या ब्लू। ठीक है। अगर वो ब्लू कलर की या वायलेट कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें से निकलने वाला कलर कैसा होगा, रेड। अब ये ऐसा क्यों है वो समझो। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन बन रही है उसकी और इलेक्ट्रॉन T2Z में है। अब या तो इनके बीच में गैप ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। मान लो इनके बीच में गैप कम है। गैप कम कब होगा, जब लिजेंड क्या होगा, वीक। वीक लिजेंड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ी, व्हाइट लाइट से क्या करेगा, ये सबसे कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि इनके बीच में गैप कम है, ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डी में से उठा और डी में ही चला जाएगा। इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन। तो ये डी ट्रांजिशन हो गई। अगर एक बार ये डी ट्रांजिशन हो गई तो फिर कलर में कोई ना कुछ होगा। तो जब ये वापस अपने लेवल पे आएगा तो निकलने वाला कलर ब्लू या फिर वायलेट, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कि अगर ब्लू कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड निकलेगी, रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू निकलेगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात है। ठीक है, पैटर्न सा होता है इस तरीके से।
सपोज कर लो ऐसा कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन निकलेगी, ग्रीन कलर की एब्जॉर्ब कर रहा है तो वॉयलेट निकलेगी, ठीक है। ऑरेंज का ब्लू के साथ लगा दिया कॉम्बिनेशन यहाँ पे। तो ये सिंपल समझाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री करो का मीनिंग करो। और अगर मान लो लिजेंड स्ट्रॉन्ग है तो फिर ऊपर जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा वॉयलेट या ब्लू कलर की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर निकलने वाली लाइट कैसी होएगी, रेड होगी, ठीक है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ क्या है, कम। तो डी ट्रांजिशन इसका रीजन हो गया। We know coordination compounds are colored because of DD transition. When white light fall on the complex, yeah, it absorb light of a particular color and electron in T2G level excited to go easy level, easy level में चले जाएंगे। This is known as DD transition and complex emit the light of complementary color। समझ आ गया तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इसको, जो मैंने बताया है कि अगर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा एनर्जी कब एब्जॉर्ब करेगा, जब लिजेंड स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और फिर निकलने वाला जो कलर होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सबसे कम एनर्जी होती है रेड कलर की, सबसे ज़्यादा होती है वॉयलेट इंडिगो ब्लू कलर की। यानी कि अगर वो रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो निकलने वाला कलर जो है वॉयलेट इंडिगो ब्लू होगा। अगर वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर निकलने वाला कलर जो है कम एनर्जी वाला होगा। और दूसरी बात की ये DD ट्रांजिशन हुई क्यों है? तो व्हाइट लाइट पड़ी है, व्हाइट लाइट पड़ी, DD ट्रांजिशन हुई, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ये जो डी सबसेल के क्रिस्टल थे ये स्प्लिट हुए। स्प्लिट कब हुए बताओ? जब लिजेंड इनके साथ जुड़ा, लिजेंड रिपेल कर रहा था ना इनको, तो लिजेंड जब इनके साथ जुड़ा तभी स्प्लिट हुए। तो इसका मतलब है जिस कॉम्प्लेक्स में लिजेंड नहीं होगा उसका कोई कलर नहीं होगा। अगर कॉम्प्लेक्स का लिजेंड बदल देंगे तो कलर भी बदल जाएगा। तो यानी कि द कलर ऑफ complexes due to
प्रेजेंस ऑफ लिजेंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लू विट्रोल, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसमें 4 वाटर के मॉलिक्यूल एज ए लिजेंड प्रेजेंट है, 5वां कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है। तो जब इसको हीट करेंगे ना तो ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे इसमें से। अभी तो ये ब्लू कलर का है, और जब वाटर उड़ जाएगा सारा का सारा तो कलरलेस वाइट कलर का हो जाएगा। पानी डाल देंगे दोबारा ब्लू हो जाएगा, क्योंकि पानी डाल दिया तो दोबारा फिर लिजेंड आ गया इसके अंदर। तो द कलर फॉर एग्जांपल इज ब्लू कलर, इज ऑफ ब्लू कलर ड्यू टू वाटर act as ligand. Upon heating, it become dehydrate and of white color. Due to absence of ligand. Due to absence of ligand. बात समझ आ रही है? कॉम्प्लेक्स का जो कलर है उसका मेन रीजन क्या है? लिजेंड की प्रेजेंस। लिजेंड होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी तो डी ट्रांजिशन होगी, डी ट्रांजिशन होगी तो कलर होगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये कंपाउंड जो है, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में कलर है, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में कलरलेस है या व्हाइट कलर का है, तो उसका रीजन एक ही आएगा कि हाइड्रेटेड फॉर्म है तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिजेंड प्रेजेंट। हीट करोगे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। इसमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें से अगर हम लिजेंड चेंज कर देंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इवन के जो जेम स्टोन होते हैं ना, जैसे रूबी होता है, अंगूठी में डालते हैं, तो वो भी जो उनका भी जो कलर होता है ना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वजह से होता है। रूबी एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, लेकिन उसके अंदर कुछ एल्यूमिनियम के आयन रिप्लेस हो जाते हैं क्रोमियम के आयन से, तो उसके अंदर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है जिसकी वजह से उसका कलर होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एग्जांपल है ये रूबी का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रूबी क्या होती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, लिख लेंगे थोड़ा सा इसके बारे में एक और एग्जांपल। कलर gemstones also due to presence of coordination compound. For example, ruby is the aluminium oxide, some aluminium ion replaced by chromium ion। कुछ एल्यूमिनियम के आयन क्रोमियम के आयन से रिप्लेस हो जाते हैं एंड complex of chromium is formed। due to which रूबी गेट कलर, जिसकी वजह से रूबी में कलर आता है।
ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर कलर होता है, पहले भी बताया है, कोई इनके अंदर डर्ट नहीं होती, बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्ट कलर होता है। सम तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए थ्योरी थी भी, जिसको हमने इतना डिटेल में पढ़ा है। टेट्राहेड्रल के लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन उसका सिर्फ डायग्राम पढ़ेंगे, जो CFSE वाला डायग्राम है वो पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो वही बात करेंगे कि जो d ऑर्बिटल्स हैं 5, उनमें से पहले 3 में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन बिटवीन एक्सिस होती है, और लास्ट के 2 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है। तो अब रिपल्सन कहाँ होगी वो डिपेंड करेगा कि लिजेंड जो है वो कहाँ से अप्रोच कर रहा है। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये 2 एक्सिस हो गई, तो क्या पता चला आपको कि लिजेंड कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, इन बिटवीन एक्सिस। लिजेंड कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, इन बिटवीन एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब रिपल्सन कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पर d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन एक्सिस है। और इन बिटवीन एक्सिस कहाँ ज़्यादा है अभी, पहले 3 में। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं d के, जब लिजेंड इनको अप्रोच करेगा तो रिपल्सन होएगी, और जब लिजेंड इनके साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो ये स्प्लिट हो जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे रह जाएंगे। 3 वाले को T2C कहते हैं, ठीक है। एक कंफ्यूजन यहाँ पे भी होता है कि 3 वाले को क्या कहेंगे, T2C कहेंगे, इजी कहेंगे, T3 याद रखना है, T से 3, T3। तो 3 ऑर्बिटल्स जो है वो किसके साथ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, ठीक है, समझ में आई बात है। तो T2C जिसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, वेरी सेंटर, इनके बीच में गैप हो जाएगा 2/5 डेल्टा टी, माइनस नीचे वाले में आएगा -3/5 डेल्टा टी, और इनके बीच में जो गैप होगा डेल्टा टी।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये नोट किया गया कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ होता है। मतलब कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो गैप है वो कम होगा एज कंपेयर टू ऑक्टाहाइड्रल। और इसको समझने का एक ही तरीका है कि टेट्राहाइड्रल में 3 ऊपर चले गए और 3 तो भारी होंगे, तो भारी होंगे तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे, थोड़ा नीचे ही रहेंगे। ऑक्टाहाइड्रल में 2 ऊपर थे, 3 नीचे थे, तो इसलिए वहाँ गैप ज़्यादा। ठीक है, यह समझने के लिए बात है, याद रखना। तो इनके नीचे लिखोगे dxy dyz dxz dx square hyphen y square और dz। यहाँ ये dxy dyz dzx और यहाँ dx square hyphen y square और यहाँ dz। in tetrahedral complexes बीच में छोड़ दो इसको, है ना, छोड़ देते थोड़ी समझ देखिए। In tetrahedral complexes ligands approach to the metal in between axes। इसलिए 3 में रिपल्सन ज़्यादा है, 2 में रिपल्सन कम है।